जय हिंद एसडीसीएंस। 23 मार्च सन 1931 इतिहास का वो दिन जब हर भारतीय की आंखें नम थी। हर अंग्रेजी हुक्मरान के मन में खौफ था उन 3 क्रांतिकारी युवकों का, शहीद आजम भगत सिंह, महाराष्ट्रियन लायन शिवराम हरिराजगुरु और लुधियाना के लाल थापर सुखदेव का। इनकलाब जिंदाबाद ये नारे, ये नाम सुनकर आप सभी के मन में आ तो गए होंगे, पर इतिहास के पन्नों को आज पलटेंगे और सुनेंगे कुछ ऐसे नाम जो सिर्फ इतिहास में नाम बनकर रह गए। आज शहीद दिवस के दिन आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनके किस्से तो बहुत जगह सुनेंगे, पर आपके चैनल एसडीसी फौजी पर हम आज कुछ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो पहला किस्सा है बिहार के उस सूरमा के विषय में जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में, जी हाँ सही सुना आपने, जिस उम्र में हम सभी अपना जीवन आराम के साथ व्यतीत करने की कामना रखते हैं, उस उम्र में उन्होंने बिहार में स्वाधीनता की आंधी लाई। सन 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ और जिस उम्र में आजकल के बच्चे मोबाइल और टेक्नोलॉजी के सामने अपना समय व्यतीत करते हैं, उस उम्र में इस शूरवीर ने तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध अभ्यास की नीति को समझा और उसका अध्ययन किया। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद वो केवल ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें गुर्रेला वॉरफेयर यानी जंगल युद्ध की नीति का पूर्ण ज्ञान था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार में स्वाधीनता भावना के जनक वीर कुंवर सिंह की। तो किस्सा शुरू होता है 27 जुलाई सन 1857 से, जब कुंवर सिंह ने अपने चंद साथियों के साथ इकट्ठा होकर अंग्रेजी हुकूमत को बिहार की आरा नामक जगह से युद्ध लड़कर भगाया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अंग्रेजों ने कच्ची गोलियां तो नहीं फेंकी थी। 3 अगस्त यानी ठीक 6 दिन बाद वो अंग्रेजी हुकूमत दोगुनी सैन्य शक्ति के साथ कुंवर सिंह की फौज पर हमला करती है और उन्हें वो गांव छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई भी आम इंसान होता तो वो निराश्रित हो जाता, लेकिन वीर कुंवर सिंह उन शूरवीरों में से एक थे जो कभी हिम्मत नहीं हारते। उन्होंने बिल्कुल भी निराश्रित ना होते हुए मध्य भारत के कई स्थान जैसे लखनऊ, अवध, अयोध्या, मिर्जापुर, रीवा और बंडा जैसे अन्य कई शहरों में जाकर स्वाधीनता की भावना पैदा की और वहां फौजें इकट्ठा की। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों पे सबसे पहले कानपुर जाकर तांत्या टोपे और दादा साहब की सहायता की। उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ का रुख किया और वहां भी अंग्रेजी सैन्य शक्ति से लोहा ली, जिसका परिणाम आता है 20 अप्रैल सन 1858 को, जब कुंवर सिंह अपने चंद साथियों के साथ मनोहर गांव होते हुए नदी के रास्ते जगदीशपुर की ओर रवाना हो रहे थे। लेकिन 22 अप्रैल की रात को इसकी खबर किसी ने अंग्रेजों को दे दी, जिसके चलते उन्होंने उन पर गोलियां बरसाना चालू कर दिया। भले ही कुंवर सिंह और उनके साथियों की संख्या अंग्रेजों से काफी कम थी, लेकिन वीरता और पराक्रम की भावना उनमें कभी कम नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ अंग्रेजों का सामना किया, जिसके चलते एक गोली उनके दाहिने हाथ पर लग गई। जहर फैलने के डर से उन्होंने एक भी क्षण को ना गवाते हुए तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और अपने उस हाथ को काटकर उसी नदी में बहा दिया और उन्होंने अपनी अंतिम सांसों तक अंग्रेजों का सामना पूरी शक्ति से किया। ऐसे थे हमारे इतिहास को बदलने वाले लोग, जिनके बारे में हमें जानकारी काफी कम। तो इसी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे अवध की क्रांतिकारी रानी, जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवा दिए। 19वीं सदी तक अंग्रेज भारत में अपना वर्चस्व लहरा चुके थे। उस समय सिर्फ कुछ ही ऐसी रियासतें थी जहां उनका पूर्ण अधिपत्य नहीं आया था और लखनऊ की रियासत उन कुछ रियासतों में से एक थी। कहानी शुरू होती है सन 1847 से, जब लखनऊ के नवाब अमजद अली शाह ने अपने बेटे वाजिद अली शाह को गद्दी पर बिठाया। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने इफ्तिकार निसा नाम की एक स्त्री से विवाह किया, जिनका नाम आगे जाके हुआ बेगम हजरत महल। हालांकि उस समय तक अंग्रेज अपना राजनीतिक व्यापार लखनऊ में बढ़ा चुके। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 2 कार्य किए। पहला, उन्होंने अपने एक औपचारिक आदमी, जिसे ऑफिशियल रेसिडेंट कहा जाता था, उसे वहां के एक किले बेलीगार्ड नामक जगह पर रखा और दूसरा, उन्हें इस बात का अंदाजा था
कि जब तक वाजिद अली शाह गद्दी पर है उन्हें लखनऊ में पूर्ण आधिपत्य नहीं मिल सकता, जिसके चलते उन्होंने उन पर कई आरोप लगाए, जैसे कि धोखाधड़ी और भी कई अन्य। हालांकि वाजिद अली शाह ने इन आरोपों को झुठला दिया, लेकिन फिर भी अंग्रेज मानने को तैयार नहीं है। वाजिद अली शाह को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनका गद्दी पर बैठे रहना लखनऊ की जनता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्होंने कलकत्ता जाने का फैसला लिया और उन्होंने अपने महल में हर किसी से कह दिया था कि जो चाहे उस महल को अपनी सुरक्षा के लिए छोड़कर जा सकता है। लेकिन बेगम हजरत महल भागने वालों में से नहीं थी। ये वो दौर भी था जब भारत के जिस कोने में भी स्वतंत्रता सेनानियों की बातें पहुंचती थी, वहां स्वतंत्रता की आग अपने आप फैल जाती थी। लेकिन लखनऊ में ऐसा नहीं था, क्योंकि लखनऊ की जनता को इंतजार था किसी नवाब के गद्दी पर बैठने का, क्योंकि लखनऊ का तख्त उस समय भी खाली पड़ा था। बेगम हजरत महल को इन सभी बातों का अंदाजा तो था, लेकिन वो इंतजार कर रही थी लखनऊ की जनता के फैसले का। अंततः लखनऊ की जनता ने उनके छोटे से पुत्र, जिनका नाम था बर्जिस कद्र, उन्हें गद्दी पर बिठाने का फैसला लिया। हालांकि उस समय यह बात निश्चित थी कि जो भी उस गद्दी पर बैठेगा वो उसकी मौत को न्योता देना ही कहलाएगा। लेकिन उनमें देश प्रेम की ऐसी भावना थी कि हजरत महल ने अपने बेटे को अपने देश प्रेम के चलते कुर्बान करने से तनिक भी नहीं कतराया और उन्होंने उनके गद्दी पर बैठते ही खुद को अवध की फौज का सिपह सालार घोषित कर दिया। अवध की जनता में जो भी इस बात को जानता था, उनके मन में आश्चर्य की भावना आ जाती थी कि महलों में रहने वाली ये रानी योद्धा कैसे हो सकती है। आगे चलते हुए उन्होंने सबसे पहला काम किया उस बेलीघाट पर हमला। अवध की छोटी सी फौज ही सही, लेकिन अपनी पूरी शक्ति से उन्होंने बेलीघाट पर हमला किया और वहां के ऑफिशियल रेसिडेंस से उनकी लड़ाई चल ही रही थी कि उन तक खबर आती है कि दिल्ली और कानपुर, जहां भारतीय सेना ने अंग्रेजों को भगा दिया था, वहां वो वापस आ चुके हैं। जिसके बाद वो अवध का रुख करते हैं। जब बेगम हजरत महल को इस बात की खबर चली कि अंग्रेजी फौज अवध की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो उन्होंने एक बार फिर से उस बेलीघाट पर अपनी पूर्ण शक्ति से हमला किया। ये सब चल ही रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी फौज अवध पर हमला करती है। वहां वो उनके रहने वाली जगह, जिसे केसर बाग कहा जाता था, वहां आक्रमण कर देती है। जितनी भी संख्या में सैनिक उपलब्ध थे, उनमें उनके साथ बेगम हजरत महल उनसे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ लड़ती तो हैं, परंतु अपनी फौज के सिपाहियों को लहूलुहान देखकर वो इस जंग को रोकने का निश्चय करती है। जिसके बाद वो अपने महल को छोड़कर और अवध को छोड़कर नेपाल की ओर अग्रसित हो जाती है। नेपाल की ओर जाते वक्त वो भुंदी नामक जगह पर अपना आश्रय डालती हैं और उन्हें ही फॉलो करते हुए उनके कई और लोग भी वहां आकर रहने लगते हैं और देखते ही देखते वो छोटा लखनऊ बन जाता है। जब बेगम हजरत महल ने इस चीज को देखा तो उन्हें एक मौका दिखा एक बार फिर से अपनी फौज खड़ी करने का। भले ही वो कई जंगें अंग्रेजों से पहले भी हार चुकी थी, लेकिन उनकी हिम्मत तनिक भी कम नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी फौज को इकट्ठा किया और एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति से अंग्रेजों पर हमला किया। हालांकि वो ये जंग तो नहीं जीत सकी, परंतु उनके शौर्य और पराक्रम की गाथाएं आज भी लखनऊ के लोगों के मन में बसी हुई हैं। ऐसी थी हमारी वीरांगनाएं, हमारे देश की वो लोग जो इतिहास को बदलने की पूर्ण शक्ति रखती। अंततः इस प्रस्तुति में जानेंगे लाल बाल पाल के विख्यात जोड़ी के एक अहम सदस्य के विषय में। बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर? नहीं, नाम मैं आपको अंत में बताऊंगा। सन 1858 में हबीबगंज के कोल नामक गांव में इनका जन्म हुआ और आगे जाकर ये विख्यात राजनीतिज्ञ, वक्ता एवं शिक्षक बने। इनका मुख्य उद्देश्य था समाज में व्याप्त बुराइयों को वहां से हटाना, जिसके चलते उन्होंने सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मैनचेस्टर मिल्स के द्वारा निर्मित कपड़ों का त्याग किया। उनका हमेशा से ही मानना था कि नरम दल के हथियार और उनके तरीके भारत को संपूर्ण स्वराज कभी नहीं गिरा सकते। अरबिंदो घोष, जो कि उस समय के बहुत ही जाने माने स्वाधीनता विचारक थे, वो इनके बारे में कहते हैं that he was the mightiest prophet of nationalism। जी हाँ, बात कर रहा हूँ क्रांतिकारी भावनाओं के जनक बिपिन चंद्र पाल की। उनके कार्यों की बात करूं तो सन 1887 में कांग्रेस सेशन के तीसरे अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लाए गए आर्म्स एक्ट, जिसके तहत कोई भी भारतीय अपने साथ उनकी अनुमति के बिना
कोई भी हथियार नहीं रख सकता उसका विरोध किया। सन 1905 में उन्होंने बंगाल पार्टीशन का विरोध किया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर बंगाल का विभाजन होता है तो हिंदू और मुस्लिम पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने पत्रकार के तौर पर बंगाल न्यूज़पेपर द हिंदू और न्यू इंडिया में काम। उस समय उन्होंने अपने विचार पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए जब अंग्रेजी हुकूमत अपनी शक्तियों की चरम सीमा पर। अंततः जाकर 1920 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। ये कहानी थी उस बंगाल टाइगर, उस लाल बाल पाल की तिगड़ी के अहम सदस्य बिपिन चंद्र पाल की। आशा करता हूँ कि आज की इस प्रस्तुति से आपको ऐसे लोगों के बारे में जानने का मौका मिला होगा जिनका नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने स्वर्णिम इतिहास को अधिक से अधिक खगोलिए, ताकि हमें ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने का अधिक से अधिक मौका मिले और उनके जीवन से ऐसी सीखों का प्राप्त करने का मौका मिले। जय हिंद।